अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 92। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पदम नाग तेज़ी से रेंगता हुआ वापस चला आया। गार के मुंह पर आते इसने अपना सांस अंदर को खींचकर छोड़ा तो दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गड़े के पास आया और आवाज़ देकर संचाल से कहा, बाहर आ जाओ, दुश्मन भाग गए हैं। संचाल को इस ब्रह्म जोगी की बात का यकीन न आया। पदम नाग ने संचाल को हाथ से पकड़कर गड़े से बाहर निकाला और गार के बाहर ले जाकर कुत्तों और बाकी सिपाहियों की जली हुई लाशें दिखाई। संचाल मजीद हैरत और इस्तिजाब में डूब गई। पदम नाग ने इसकी हैरानगी को रफा करने के लिए कहा, बहन, मैं एक तपस्वी जोगी हूँ। बरसों की रह से मुझ में ये सलाहियत पैदा हो गई है कि अगर गुस्से में आकर एक खास मंत्र पढ़कर फूंको तो आग लग जाती है। मैंने इसी आग में तुम्हारे दुश्मन को भस्म किया है। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और ये रामा के सिपाही तेरे पीछे तुझे मारने क्यों आ रहे थे। संचाल ने पदम नाग के पांव हाथ से छूकर हाथ अपने माथे पर लगाए और पदम नाग को अपनी दास्तान गम सुनाते हुए बताया कि रवायत के मुताबिक लामा लाबल्द होता है और मरने के बाद वही लामा अपने दूसरे जन्म में शाही तख्त पर विराजमान होता है, मगर इस दफ़ा ऐसा ना हो सका। इसलिए गंडप राहिब आज़म इसका दुश्मन हो गया, इसे मरवाना चाहता है। फिर इसने पदम नाग से नए लामा के खिलाफ इसे घिनौनी साजिश का भी जिक्र किया, जिसमें गंडप किसी वजह से नाकाम रहा था। पदम नाग ने सब कुछ इत्मीनान से सुना और संचाल से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। संचाल ने मंगोलिया में अपने अजीज रिश्तेदारों के पास जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पदम नाग सोच में पड़ गया। मंगोलिया वहाँ से काफ़ी दूर था और पदम नाग अपने मुराकबे के मराहिल से गुजर रहा था। इसने संचाल से कहा, अगर तुम पसंद करो तो मैं खुद लामा के पास जाकर तुम्हें इसके हवाले किए देता हूँ। लामा तिब्बत का बादशाह भी है और धर्मी देवता भी, वो तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लेगा। संचाल पाँव छूकर बोली, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि खुद लामा की ज़िंदगी खतरे में है। गंडप एक गहरा साजिशी इंसान है, इसके दिल में क्या है किसी को मालूम नहीं। मुझे महसूस हुआ है कि लामा की ज़िंदगी के खिलाफ भी घिनौनी साजिश कर रहा है। ऐसी सूरत में मुकद्दस लामा मुझे गंडप के इंतकाम से नहीं बचा सकेगा। पदम नाग कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, ऐसी बात है तो फिर तुम इस गुफा में चंद रोज़ काम करो, मैं दूसरी गुफा में जाकर मुराकबा कर लूँगा। संचाल ने सहमी आवाज़ में इस खदशे का इजहार किया कि गंडप के आदमी इसकी तलाश में आ गए तो इसे तीरों से छलनी कर देंगे। पदम नाग ने कहा, तुम इसकी फिक्र न करो, इस गुफा के मुंह पर वैदिक मंत्रों का दम कर दूंगा। कोई इंसान सिवाय मेरे इस गुफा में दाखिल न हो सकेगा। संचाल पदम नाग के वैदिक मंत्रों का करिश्मा देख चुकी थी, वो राजी हो गई। इस गुफा के साथ ही एक दूसरी गुफा थी। पदम नाग ने संचाल को हिदायत की कि वो किसी भी हालत में वहाँ से बाहर कदम न रखे। इसके बाद इसने एक बर्फ़ खोदी, उसके नीचे से कुछ जड़ें निकालकर संचाल को खिलाई, जिनसे इसकी भूख और प्यास जाती रही और इसकी खोई हुई ताकत भी बहाल हो गई। पदम नाग साथ वाली गुफा में चला गया। जाते हुए इसे संचाल वाली गुफा के बाहर एक ऐसा वैदिक मंत्र पढ़कर फूंक दिया कि अगर कोई चिड़िया भी अंदर दाखिल हो तो इसकी लहरों का तंबूज पाकर नाग के जिस्म से टकराकर इसे खबरदार करे। पदम नाग ने दूसरी गुफा में जाते ही सांप की जोन बदली और मुराकबे में गुम हो गया। दूसरी जानिब जब शाम हो गई और गंडप के आदमी वापस न आए तो इसे फिक्र दामनगीर हुई। वो सोचकर चुप रहा कि हो सकता है वो लोग संचाल की तलाश में दूर निकल गए हों। गंडप के सामने एक इससे भी अहम मरहला था और ये मरहला आतून लामा की गैर फानी ताकत को वक्ती तौर पर ज़ाहिल करके इसके सर को कलम करने का था। जर सांप का अर्क तैयार हो गया था। इसने इसके चंद कतरे तांबे की एक छोटी सी शीशी में डालकर अमीका को दी और कहा, आज की रात तुम्हारे इम्तिहान की रात है। अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो ना सिर्फ ये कि तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, बल्कि तिब्बत की भी मलका बन जाओगी। याद रखो, तुमसे ज़रा सी भी चूक हो गई तो पांसा पलट जाएगा। फिर अगर आतून लामा की जद से निकल गई तो मैं तुम्हें किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस खेल में तुम ही मेरी एक राजदार हो और नाकामी की सूरत में मैं सबसे पहले तुम्हें हलाक करूंगा। अमीका खौफजदा भी थी और पुरिश्तियाक भी। एक तरफ मौत थी तो दूसरी तरफ हमेशा की दिल आवेज जवानी, बुढ़ापे और मौत से निजात के अलावा तिब्बत की बादशाही भी थी। इसने गंडप के हाथों को चूमकर माथे से लगाया और कसम खाकर कहा कि इससे हरगिज़ किसी किस्म की चूक नहीं होगी और वो आज की रात आजमाइश पर पूरी उतरेगी। राहिब गंडप ने इसे आशीर्वाद दी और 16 सिंगार करके आतून लामा की ख्वाबगाह में जाने की हिदायत देकर कहा, मैं आधी रात के बाद ख्वाबगाह में पहुंच जाऊंगा। तुम्हें इस वक्त तक लामा की नाक में वैदिक अरक के कतरे टपकाकर इसकी ताकत को बेअसर कर देना होगा। अमीका ने कहा, अगर इसकी आँख खुल गई तो क्या करूंगी? गंडप बोला, जो ही इस अरक के 2 कतरे लामा की नाक में गिरेंगे
इनका पहला चमत्कार ये होगा कि वो बेहोश हो जाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस तुम्हें किसी न किसी तरह इन कतरों को लामा की नाव पर गिरा देना होगा। चलो, रात हो रही है, अब तुम तैयारी करो। गंडब चला गया और अमीका 16 सिंगार में मसरूफ़ हो गई। आतून लामा इस वक्त खानका के स्थान पर बैठा राहिबों, पुजारियों और उमरा से पूजा के तहाई वसूल कर रहा था, मगर इसका दिल अमीका की तरफ लगा हुआ था। अमीका आज रात इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने वाली थी। वो जल्दी से जल्दी अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर इसका इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन खानकाही रसूमात की अदायगी भी बहुत ज़रूरी थी। आखिर रात का पहला पहर हुआ तो वो राहिबों को जुलूस के साथ अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ा। देवदासियाँ इसकी राह में फूल निछावर कर रही थी। खानका के बरामदों में राहिब डफलियाँ बजाकर भजन गा रहे थे। मामूल के मुताबिक देवदासियों ने आतून को इत्तियात में बसी शब ख्वाबी की नई पोशाक दी और ख्वाबगाह में छोड़कर रुखसत हो गई। आतून ने शमों की रोशनी धीमी कर दी और अपनी महबूब दिलनवाज अमीका का बेताबी से इंतजार करने लगा। बाहर बादलों की गर्ज की आवाज़ गूंजी। आतून ने उठकर खिड़की के आगे से भारी मखमली पर्दा हटाया और खिड़की खोल देखी। अंधेरी रात में आसपास सफेद पहाड़ियों के फीके खाके उभर रहे थे। आसमान पर घटाटोप बादल छाए हुए थे और इनमें किसी वक्त बिजली चमक जाती। आतून ने खिड़की बंद करके पर्दा छोड़ दिया और मुसहरी की तरफ मुड़ा। अचानक इसे फुंकार की सी हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो इस आवाज़ को खूब पहचानता था। ये कोई सांप था। आतून ने कालीन पर निगाह दौड़ाई। इसने एक जर सांप को देखा जो अपना पन उठाए कालीन पर इसकी तरफ रेंग रहा था। सांप ने अपना पन झुकाकर ताज़ीम की और अपनी जुबान में बोला, पद्मनाग देवता के काबिल एहतराम दोस्त, मैं आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करने आया हूँ। आतून पलंग पर बैठ गया। खतरा? कौन सा खतरा? इसने सांपी की जुबान में सवाल किया। जर्द सांप रेंगता हुआ आतून के पाँव के करीब आ गया। इसने अपना फन पीछे को झुकाते हुए कहा, मुकद्दस लामा, जिस जर्द सांप ने आपको डसने की जसारत की थी वो मेरा छोटा भाई था। अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं है। आतून ने अफसोस का इजहार करते हुए पूछा, इसे क्या हो गया था? जर्द सांप बोला, मुकद्दस हस्ती, इसे गंडब राहिब ने टुकड़े टुकड़े करके इसके मुर्दा जिस्म से एक ख़ास अर्क कशीद किया है, जिसके 2 कतरे अगर आपकी नाव पर गिराए जाए तो आपकी गैरफनी कुव्वत कुछ वक्त के लिए ज़ायल हो जाएगी। आतून के कान खड़े हो गए। गंडब ने ऐसा क्यों किया? जर्द सांप बोला, इसलिए कि वो आपकी ताकत ज़ायल करके आपका सर काटकर मुकद्दस तालाब में फेंकना चाहता है। ऐसा करने से इसे और आपकी चहीती देवदासी अमीका को हमेशा के लिए ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। अमीका इस खतरनाक अर्क की शीशी लेकर आपके पास आने ही वाली है। क्योंकि आप हमारे नाग देवता के दोस्त हैं, इसलिए आपको खबरदार करना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर सांप घुमाओ तेजी से रेंगता वापस चला गया। इसके जाने के बाद आतून उठकर बेचैनी से टहलने लगा। इसे मक्कार गंडब की नीयत पर पहले ही शुबा था। अफसोस इस बात का था कि जिस औरत से वो मोहब्बत करने लगा था वो भी इस साजिश में बराबर की शरीक थी, इसकी जान के दर पे थी। आतून आतिशदान के पास रुककर कुछ सोचने लगा। इसके कानों में किसी देवदासी के पाँव में पड़ी पायल की हल्की हल्की नकरी झनकार की आवाज़ आई। इसने पलटकर दरवाजे पर घिरे भारी रेशमी पर्दे की तरफ देखा। ये पायल की आवाज़ अमीका की थी। पर्दा एक तरफ हटा और इसके सामने हसीन देवदासी अमीका अपनी तमाम तर हशर सवारियों के साथ खड़ी थी। अमीका हाथ बांधकर झुकी और फिर अदाए खास से जलती आतून के पास आकर अदब से सर झुकाए खड़ी हो गई। बाहर बादल जोर से गरजे। अंधेरी सर्द रात में चलने वाली यख तेज बस्ता हवाओं का धीमे धीमा शोर सुनाई दे रहा था। आतून ने एक मुस्कुराहट के साथ अमीका का खैर मकदम किया और इसके हिनाई खुशबूदार नीम गर्म हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अमीका आज एक खूनी मनसूबा दिल में लिए वहाँ आई थी। कातिल अर्क की छोटी सी शीशी संदली लिबास में छुपा रखी थी। आतून सब कुछ समझ रहा था। कुदरती तौर पर अमीका आज आतून पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी। कुछ देर तक वो मोहब्बत भरी बातें करती रही। फिर आतून ने जाहिर किया कि इसे नींद आ रही है और पलटकर सीधा लेट गया। अमीका आतून का सर दबाते हुए आतून की गहरी नींद में खो जाने का इंतजार करने लगी। आतून भी गाफिल नहीं था। इसने बहुत जल्द खराटे लेने शुरू कर दिए। अमीका को इसी लम्हे का इंतजार था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर में लिबास के नीचे छुपाई पीतल की छोटी सी शीशी निकाली। बेहद एहतियात के साथ आतून की नाक पर से कपड़ा हटा दिया। उस शीशी में से अर्क के कतरे आतून की नाक पर गिराने ही वाली थी कि आतून ने आंखें खोल दी। उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो अमीका? अमीका का रंग जर्द हो गया। आतून उठकर बैठ गया। अमीका ने फौरन कहा, मुकद्दस लामा, ये एक ख़ास देवताओं का तेल है। मैं आपके मुकद्दस बदन पर इसकी मालिश करना चाहती हूँ। आतून ने शीशी अपने हाथ में ले ली और अमीका की तरफ प्यार भरी मगर इंतहाई ज़ुबानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा, अमीका, अगर ये तेल मुकद्दस देवताओं का तोहफा है तो मैं चाहता हूँ इसे तुम पर इस्तेमाल करूँ। अमीका के मुंह से खौफ के मारे हल्की सी चीख निकल गई। आतून ने कहा। आतून ने इसे बाजू से पकड़कर ज़रा सा आगे को खींचा और इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों तुम घबरा गई हो अमीका? ये तो मुकद्दस तेल है।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं इसकी मालिश का तुम्हें हक देता हूँ। अमीका का जिस्म खौफ से कांप रहा था। इसका हालत खुश्क हो गया। वो जानती थी कि राज फाश हो चुका है और आतून के आगे वो बेबस है। आतून ने अमीका को पलंग पर गिरा लिया, इसकी गर्दन पर घुटना रखकर दबाया और शीशी खोलकर रख के 2 कतरे अमीका की जुबान पर गिरा दिए। अमीका की गर्दन दबी हुई थी। इसके हलक से दबी हुई चीख की आवाज़ निकली जो आतून की ख्वाबगाह से बाहर न जा सकी। अरक के जुबान पर गिरने के चंद ही सेकंड बाद अमीका बेहोश हो गई। आतून ने अरक की शीशी को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और अमीका को इस तरह पलंग पर लिटा दिया जैसे वो सो रही हो। इसके बाद वो खुद भी लेट गया। आतून ने जानबूझकर अपने पेट पर से ज़रा सा कपड़ा खिसका रखा था। इसने अपनी आंखें नीमा कर रखी थी और यूँ पड़ा था जैसे बेहोश हो गया है। आतून को मालूम था कि मक्कार राहिब गंडब अपने खूनी मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल करने के लिए वहाँ ज़रूर आएगा। ख्वाबगाह में गहरी खामोशी छाई हुई थी। शमादान में शम्मा की धीमी लो रोशन थी। आतिशदान में अंगारों की आंच मध्यम हो गई। रात का दिल भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। बाहर बादलों की गर्ज मादूम हो गई थी। सिर्फ तेज हवा का हल्का हल्का सरगोशी जैसा शोर सुनाई दे रहा था। आतून की नीमा आंखों के सामने दरवाजे के भारी पर्दे गिरे हुए थे। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। फिर दरवाजे के पर्दे में हल्की सी जुम्बश पैदा हुई और पर्दे के पीछे से राहिब गंडब का मुड़ा हुआ गोल सर नमदार हुआ। यह सर एक पल के लिए वही साकित रहा। गंडब इंतहाई होशियारी से आतून और अमीका का जायजा ले रहा था। जब इसे यकीन हो गया कि हालात साजगार हैं तो वो आहिस्ता सा कदम उठाता आगे बढ़ा, सीधा आतून के सिराने की जानिब आया। आतून ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खुद को बेहोश बना लिया था। गंडब ने सबसे पहले आतून की नाव पर निगाह डाली। इसके चेहरे पर तशवीश थी क्योंकि अमीका भी होश में नहीं थी। गंडब ने आतून के सीने पर आहिस्ता से हाथ रख दिया, फिर इसको हिलाया। जब इसे यकीन हो गया कि आतून बेहोश हो चुका है तो इसने गर्दन के गोश्त को उंगली से दबाया। गोश्त सख्त नहीं था। गंडब के मंसूबे का पहला मरहला कामयाब हो चुका था। अब इसने अमीका को बेदार करने की कोशिश की मगर वो बेसुध पड़ी थी। गंडब ने यही ख्याल किया कि ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन चूंकि आतून बेहोश था और इसकी गैरफानी ताकत इसके ख्याल के मुताबिक कुछ वक्त के लिए ज़ायल हो चुकी थी, इसलिए इसे इत्मीनान था। अमीका की इसे कोई परवाह नहीं थी। गंडब ने ज़मीन पर दोबारा पाँव मारा, पर्दा हटा और गंडब के 2 राजदार राहिब साथी अंदर आ गए। गंडब ने इन्हें इशारा किया। दोनों राहिबों ने बेहोश आतून को उठाया और ख्वाबगाह से बाहर ले चले। गंडब ने अमीका को वहीं पड़े रहने दिया। इसने अरक की शीशी अमीका के लिबास में तलाश करने की कोशिश की मगर वो इसे न मिली। इसके पास इतना वक्त नहीं था कि इन बातों में अपना वक्त ज़ाया करता। वो तेज़ कदम उठाता ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। आतून को ख्वाबगाह के नीचे एक तहखाने में लाकर पत्थर के चबूतरे पर लिटा दिया गया। गंडब ने एक बार फिर आतून के जिस्म को टटोल कर देखा। इसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। गंडब ने अपने साथी राहिबों को इशारा किया। दोनों तहखाने के कोने की तरफ गए। वहाँ एक तेज़धार तलवार न्याम में पड़ी थी। एक राहिब ने तलवार को न्याम में निकालकर चंद कदम चलता आतून के सिराने की तरफ आ गया। गंडब और दूसरा राहिब आतून के पाँव की जानिब खड़े थे। गंडब ने आहिस्ता से कहा, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दो। इस हुक्म को सुनते ही राहिब ने तलवार के दस्ते को दोनों हाथों में थामा। तलवार अपने सर के ऊपर तक ले गया और पूरी ताकत से आतून की गर्दन पर वार किया। खटाक की आवाज़ के साथ ही तलवार का वार आतून की गर्दन पर पड़ा और तलवार के 2 टुकड़े हो गए। गंडब तशे ज़दा होकर पीछे को हटा। राहिब के हाथ में टूटी हुई तलवार गिर गई थी। वो फटी फटी आंखों से आतून की गर्दन की तरफ देख रहा था जहाँ तलवार के वार का मामूली सा निशान भी नहीं था। गंडब घबराकर बोला, दूसरी तलवार लाओ जल्दी। इतने में आतून ने आंखें खोल दी और उछलकर चबूतरे से उतरा। वो तहखाने के बंद दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। गंडब पर यह भयानक हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी कि आतून की ताकत ज़ायल नहीं हुई। दोनों राहिब गंडब के पीछे खड़े सहमी व खूबसूरत नज़रों से आतून को तक रहे थे। वो इसकी गैरमामूली ताकत से दहशत ज़दा थे। गंडब की हालत भी गैर थी। वो अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो चुका था। इसे यकीन था कि आतून अभी से ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। आतून ने गंडब की तरफ तेज नज़रों से देखते हुए कहा, गंडब, तुम्हारा खूनी मंसूबा मुझ पर फाश हो गया था। मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं अगर चाहूँ तो एक लम्हे के अंदर अंदर तुम तीनों की हड्डियों को सुरमा बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों को माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं नाहक किसी के खून से हाथ रंगना नहीं चाहता। मैं इस जन्म में किसी पिछले जन्म का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं इस हदायत के साथ तुम तीनों को आज़ाद करता हूँ कि आज से अपनी सारी सलाहियतें बदहाल राय की बेहतर भलाई के लिए सर्व करना। इस हकीकत से तुम तीनों बखूबी वाकिफ़ हो चुके हो कि तुम्हारी कोई भी साजिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारी खूनी साजिशों से बहुत बुलंद और ताकतवर हूँ। मुझे तुम्हारी बातों के भेद मालूम हो जाते हैं। अब अगर तुमने अपने मज़का खेज अमर जीवन के अमल के लिए कोई कदम उठाया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम तीनों के सर तन से जुदा कर दूंगा। अमीका मेरी ख्वाबगाह में बेहोश पड़ी है। मैं इसे अपने हुक्म से इसी वक्त तिब्बत से जिलावतन करता हूँ। इसे उठाकर ले जाओ और सुबह का सूरज इसे तिब्बत की हदूद में न देखे। ये कहकर आतून ने तहखाने का दरवाज़ा खोला और बड़े वक़ार से कदम उठाता हुआ बाहर सुरंग में निकल गया। इसके जाने के कुछ देर बाद तीनों राहिब सख्ते के आलम में अपनी जगहों पर बूत बने खड़े रहे।
फिर गंडप ने गहरा सांस लिया और अपने साथियों से कहा कि वो अपनी जुबानें हमेशा के लिए बंद रखें और इस राज को अपने सीनों में दफन कर दें। गंडप खामोशी से तहखाने से चला गया। अपने ख्वाबगाह में पहुंचती इसने खुफिया दरवाजे को खोला और जीना उतरकर सुरंगनुमा राहदारी से होता हुआ उस पथरीली कोठरी में आ गया जहां पुरस्कार मुकद्दस किताब चबूतरे पर पड़ी थी। गंडप ने चबूतरे के पास जाते ही दंडवत किया, आंखें बंद करके खास मंत्र को 7 मरतबा पढ़ा, चबूतरे को चूमा, किताब को 3 बार छड़ी से छुआ और किताब को एक जगह से खोल दिया। वो अपने मंसूबे की नाकामी के बाद मुकद्दस किताब के देवताओं से मशवरा लेना चाहता था। किताब खुली तो बाएं जाने वाला छाल का सफ़ा खाली था। दाएं जाने वाले सफ़े पर यह तहरीर दर्ज थी, तुम खुश नसीब हो कि जिंदा बच गए। आतून अहमक है कि इसने अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया, लेकिन आतून एक ख़ास वजह से अभी तिब्बत के शाही महल में रहना चाहता है। ये वजह हम तुम्हें बताने की मजाज नहीं है, क्योंकि आतून पर हमसे भी आला देवताओं की नज़र है। हम तुम्हें सिर्फ ये मशवरा दे सकते हैं कि अब जबकि तुम्हारा दुश्मन शाही महल में बदस्तूर मौजूद है, तो किसी न किसी तरह इसको शाही खानका के पुराने कुएं तक लाने की कोशिश करो। अगर तुम आतून को इस कुएं में गिराने में कामयाब हो गए तो तुम अपने मकसद को हासिल कर लोगे, क्योंकि कुआं एक ऐसी जगह है जहाँ से गैर फनी ताकत रखने वाले आतून भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। अगर आतून को ज़रा सा भी शक पड़ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके आगे किताब का सफ़ा खाली था। गंडप ने किताब बंद कर दी, 3 बार किताब को बोसा दिया और अदब से उठकर वापस चला आया। इसके दिल में मुकद्दस देवताओं ने उम्मीद की एक नई शम्मा रोशन कर दी थी। इसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि चाहे इसे अपनी जान पर खेलना पड़े, वो आतून को खानका के कुएं में गिराकर ही दम लेगा। ये कुआं एक अरसे से वीरान पड़ा था और इतना गहरा था कि इसमें पानी हवा सितारे की तरह नजर आता था। गंडप ने यह भी तय कर लिया कि अब वो अपने आप को आतून का बेहद वफादार और जानिसार साथी साबित करने की कोशिश करेगा और इसका एतमाद हासिल करने के बाद अपना मंसूबा तैयार करेगा कि आतून को पुराने कुएं में गिराया जा सके। गंडप को इस बात का भी यकीन था कि चूंकि खुद इसका राब्ता मुकद्दस किताब के देवताओं से, इसलिए आतून इसके दिल में छुपे ख्यालात का मशवरा हासिल नहीं कर सकता। और ये बात सही भी थी। आतून ने यूं ही गंडप को खौफजदा करने के लिए ऐसा कह दिया था। अगले रोज़ अमीका को होश आया तो इसने सारी बात गंडप को सुना डाली। गंडप ने कहा, मैं मजबूर हूँ, आतून लामा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जिला वतन करता हूँ। अमीका की आंखों में आंसू आ गए। गंडप ने कहा, तुम भी मेरी तरह खुशकिस्मत हो कि आतून में तुम्हें जान से नहीं मारा। तुम इसी वक्त उस मुल्क की जानिब कूच कर जाओ जहाँ तुम्हारे अजीज़ों और रिश्तेदारों के मकान है। ये तुम्हें मेरा भी हुक्म है। उसी रोज़ अमीका को जिला वतन कर दिया गया और गंडप ने आतून को फ़ौरन ये खुशखबरी सुना दी कि इसके हुक्म की तामील कर दी गई है। गंडप को फिक्र लाहिक थी कि इसके साथ जो संचाल को हलाक करने गए थे अभी तक वापस नहीं आए। कुत्तों से भी कोई वापस नहीं पहुंचा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग पहाड़ों में किस तरफ निकल गए हैं या खो गए हैं। दूसरी तरफ आतून गंडप को ज़ेरे फरमान करने के बाद मुतमईन था। अब इसे अपने रफ़ीक दीरीना पदमनाक की तलाश का ख्याल था। चुनांचे एक रोज़ गंडप को तलब किया और कहा कि मैं मुल्क तिब्बत के बर्फपोश वादियों की सैर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सैर अकेला और बगैर किसी मुहाफिज के करूँगा, मेरे पीछे कोई ना आए। गंडप ने आतून की खुशामद और इसकी हर बात पर सरे तस्लीम करने का फैसला कर रखा था, पर इसने सर झुका लिया और कहा, मुकद्दस लामा आज़म, आप हमारे लिए देवता समान हैं। आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हम ज़रा सी भी हरकत नहीं कर सकते। आप वादी की सैर को शौक से तशरीफ़ ले जाइए। चुनांचे एक रोज़ आतून ने लंबा फरगल पहनकर सर को ऊनी रोबी में छुपाया और घोड़े पर सवार होकर शाही महल के अकबी दरवाजे से निकलकर हिमालय की बर्फपोश वादी की तरफ निकल गया। वो अपने दोस्त पदमनाक की तलाश में था। गंडप ने भी इंतहाई यारी से काम लेते हुए एक काबिल एतबार और ज़ीरक साथी को किसान का भेष बदलवा कर आतून के ताक़ुब में रवाना कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। आतून सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।